अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। 190 मिलियन पाउंड, वो वैसे रकम उससे कुछ कम है, वो पता नहीं 190 क्यों उसको लिख देते हैं। हालांकि फैसले के अंदर भी वो जिस एक्चुअल रकम का जिक्र है 190 मिलियन पाउंड नहीं है। एनीवेज, वो अल कादिर ट्रस्ट केस, उसमें जो सज़ा हुई उसका मुज़ाकरात पे कितना इफेक्ट आएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब को लगता है कि जैसे कोई फ़ायदा नहीं है, नतीजा खेज नहीं होंगे ये मुज़ाकरात साबित जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त जारी हैं। और एक फ़ैसला जो आ रहा है और इसके अलावा मज़ीद आगे GSQ हमला केस और मज़ीद और केसेस हैं, उनके अंदर भी फ़ैसले आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आएंगे तो मुज़ाकरात पे उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन असल बात यह कि असल मुज़ाकरात जो शायद ये वाले मुज़ाकरात नहीं हैं जो कहीं और चल रहे हैं, उनका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आएगा और होगा, उसकी बाबत अर्ज़ कर दूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब एक रोज़, जिस दिन इतवार का रोज़ हो और अचानक कडियाला जेल के दरवाजे खुलें, वो जाएँ वहाँ पे। पहले रिपोर्ट हुआ आधा पौना घंटा उन्होंने मुलाकात की, फिर पता चला नहीं 1.5 घंटा इमरान खान साहब से वो वहाँ पे जाके मिले। तो क्या कर रहे थे मिलके? वो मौसम का हाल तो वहाँ पे बता नहीं थे रहे। वो जो बातचीत उनकी कहीं और हुई थी, क्योंकि कमेटी वाली बातचीत तो मुज़ाकराती कमेटी ने आके बताई, वो कुछ और बातचीत वहाँ पे उनको बता रहे थे इमरान खान साहब को। खैर, उसके अलावा अब एक नया जो लायामल PTI का आ गया वो ये कि खान साहब ने कहा कि तमाम KP से काफिले पहुँचे पेशावर 8 फरवरी को, वहाँ पर एक शटर डाउन स्ट्राइक होगी। तो आगे मामला क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं पॉलिटिकली, उस पर हम जो गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ सेनेटर नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, PMN के सीनियर लीडर हैं, और फिर शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। सबसे पहले तो वेलकम सर, पाकिस्तान आ गए आप वापस, और सेनेट इजलास में आपने शिरकत करनी है कल। ये फरमाइएगा, आपके कॉलीग हैं एजाज चौधरी साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, वो 1.5 साल से उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहा था, फिर अल्टीमेटली हुआ तो पंजाब गवर्नमेंट ने आने नहीं दिया। वहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं ये लाहौर वाली जेल के, उन्होंने नहीं आने दिया। मैं आगे गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा, क्योंकि आपके कॉलीग हैं, यू आर अ सेनेटर, ही इज़ अ सेनेटर ऑल्सो, आपके ख्याल में अब कल आ जाएंगे वो, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर, उस पर अमल हो जाएगा सेनेट इजलास के लिए? तो होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे जो ये तारीख है ना, इसमें जब प्रोडक्शन ऑर्डर किसी के होते हैं तो उसमें ये बिल्कुल नहीं इस पे अमल होता था। PTI दौर में आपको पता है कि जितने हमारे सिरांत आते थे, लेकिन ये होना चाहिए, उस पे चेयरमैन सेनेट ने उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है, और मेरा ख्याल है कि शायद कल वो आए और आना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन है चाहे हुकूमत है। जो इम्प्लीमेंटेशन है चेयरमैन सेनेट के वो इजलास जब वो बुलाते हैं किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर, तो वो आने चाहिए। मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है कि कल आ जाए। लेकिन ये चीज़ें जो रवायात चली थी, इनको ख़त्म करने के लिए हम दोनों जो जितनी सियासी जमातें, खासकर अपोजिशन और हुकूमत, हमारी तो ख्वाहिश है कि वो आए जरूर आएंगे। लेकिन बिल्कुल ठीक है ये कि जेल हुकाम जो है, अगर चेयरमैन सेनेट ने कहा है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को उसमें रखना नहीं डालना चाहिए। खैर भट्ट साहब, आगे ये जो मुज़ाकरात की बात है, एक वो जो हुकूमत और PTI के दरमियान ओपनली हो रहे हैं मुज़ाकरात, और दूसरा मैं जो अर्ज़ कर रहा था जिसके बारे में लोग बात करते हैं, असल जगह पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बातचीत कहीं और भी चल रही है, उससे आपको कोई परेशानी तो नहीं है हुकूमत को? देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। इमरान खान उसने शुरू से एक ही तरीका रखा हुआ है, क्योंकि वो जिनके कांधों पे बैठ के आया था ना इलेक्शन में 2018 में, उसकी वो जो नज़र में चीज़ में, उसके लिए अवाम की वोट की कोई वैल्यू नहीं। कहता था चीफ जस्टिस मेरा हो, सुप्रीम कोर्ट का, जैसे साकिब निसार ने हालात पैदा किए, और आर्मी चीफ मेरा हो, और IAS का सरबराह मेरा हो, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी वोट की। अब अगर वो इधर ही चल रहा है तो वो किधर गया इमरान खान का कि मैं जी एब्सोल्युटली नॉट करूंगा। अब तो अमेरिका की तरफ वो देख रहा है, ये मान ले, लिख देते उसमें जब उनके। अच्छा, अभी तो आज की बात करें तो ये इल्जाम तो आप पे है, आपकी जमात पे है ना, ये इल्जाम आप फॉर्म 47 का इल्जाम आपकी जमात पे है। देखें, बात ये है कि ये चीजें जितनी ये हकीकत है कि ये जो कुछ 2018 में हुआ था,
उसकी कंटिन्यूटी चली। वो इमरान किसी बात पे मानता नहीं था, अपोजिशन के साथ बैठता नहीं था। अब अगर वो रियलाइज कर गए, लेकिन फिर बताऊं कि उसका अभी भी दिल है, अगर वो वहां मुज़ाकरात करे तो फिर यहाँ क्या कर रहा है कि ना मुज़ाकरात करे। वो उसको अगर यकीन है कि वहां से उसके हालात ठीक होंगे, वो उधर ही पांव पकड़ के अपने हालात ठीक करेगा, तो फिर इन मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं करना चाहिए उसको। ये ठीक कह रहे हैं काबिल एहतराम नासिर भट्ट साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है इमरान खान ने अपनी एक्स पोस्ट में एस्टेब्लिशमेंट को जो हदफ बनाया, इससे पीटीआई और हुकूमत के माबैन जारी जो मुज़ाकरात और एस्टेब्लिशमेंट से जो बातचीत चल रही थी, उसने दोनों को खतरे में डाल दिया। यहां तक तो बात हमें समझ आती है। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अंदिया दे रही है कि ये मुज़ाकरात जो है ये नहीं होने, कम मिट्टी पाओ। पूछना ये चाहता हूं हुजूर भट्ट साहब, काबिल एहतराम भट्ट साहब, ये पूछना चाहता हूं ये क्यों कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? मुज़ाकरात में तो है ही कुछ नहीं, होने ही नहीं। आप साफ क्यों नहीं कहते टीवी पर कि जनाब ये मुज़ाकरात सिर्फ एक ढोल तमाशा ही है और कुछ भी नहीं? देखे, हुकूमत तो सिंसियर है मुज़ाकरात करने, लेकिन उसका बैरिस्टर गौर ने आके ऐलानिया कहा जी मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हो गया, वहाँ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अगर वो मुज़ाकरात उसने वहीं करने हैं तो फिर वहाँ मुज़ाकरात करें। मुझे यकीन नहीं है कि वहाँ उसके मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये नहीं कहा भट्ट साहब कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ पे मुलाकात हुई है, ये मुज़ाकरात हो रही है, ये तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हुई है 2 आर्मी की चीफ से 2 दफा, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है। ये इमरान खान इस पे भी अगर वो एक नैरेटिव बना रहा है और ये अपने लोगों को बताया, लिख के दे देता उसमें उसके जो कहते हैं ना कि उसे चार्टर ऑफ डिमांड थी, उसमें लिख देता कि मुझे आप उधर लाहौर भेज दो, मुझे पेशावर भेज दो, मेरे मुज़ाकरात होते, लिख देता। हम उसका भी कौम को पता चल जाता। इमरान खान का एक ही एजेंडा है कि मैं आर्मी चीफ से बात करके वहाँ माफ़ी मांगूं और ये कहूँ जी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका ताबेदार हूँ। अगर उसने इसी तरह करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं वो ड्रामा, हम हुकूमत सिंसियर है। आप पर इल्जाम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई बानी चेयरमैन मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत इसको रोकना चाहती है क्योंकि आपकी हुकूमत चल रही है, आपको मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। क्यों करेंगे मुज़ाकरात? क्या फायदा मुज़ाकरात से आपको, मुझे बताएं। हमारे देखे ना जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह की दहशत गर्दी हो रही है, हम तो चाहते हैं कि हम जो अपोजिशन है उसके साथ बैठ के, सारी अपोजिशन के साथ बैठ के हुकूमत मुज़ाकरात करें। जो मुश्किलात है पाकिस्तानी अवाम की, ये जो जिस तरह के हालात है उसके उनको बेहतर करने के लिए तो हमें सब इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इमरान का ये एजेंडा नहीं है। बाहर बयान और देता है, अंदर जाके वो पाँव ही पकड़ता है। वो शुरू से पाँव पकड़ रहा है कि मुझे फिर ले आओ, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं गलती मान रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ। उसका यही एजेंडा है। जो उसने मुज़ाकरात, अगर वो सिंसियर होता है ना तो उन मुज़ाकरात में मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल करता, महमूद खाना चकजई को शामिल करता जो अपोजिशन में है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो जमात में बंदे रखे हैं सिर्फ इसलिए रखे कि आप मेरी बात करो, कमीशन बनाने वाला हुकूमत ने बनाना, वज़ीर आज़म हाउस से बनना है हुजूर वाला, उसमें फजल रहमान साहब ने करना क्या है? अदालत चलें, वक्त का एक मसला है। थैंक यू वेरी मच। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक है जी, वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच बसरा साहब, आपके कीमती वक्त का ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, वो मेरे मुंह से 190 मिलियन बार बार निकल जाता है, क्यों एग्जैक्ट रकम तो वो नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा हुई, खान साहब को 7 साल, बुशरा बेगम साहिबा को भी हो गई सज़ा। उसके अलावा अब आगे वो GHQ हमला केस में वो भी ज़रा तेज़ी के साथ उसमें भी आगे वो जारी है जो अदालती मामलात हैं, और कयास ये किया जा रहा है कि उसमें भी सज़ा हो जाएगी। और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी जो 9 मई के आपकी पार्टी के जो केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे भी मामलात कुछ तेज़ हो गए हैं। ऐसी सारी सूरत हाल में आगे मुज़ाकरात से आपको क्या उम्मीद है, या फिर ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द रियल मुज़ाकरात, वो असल वाले मुज़ाकरात की सज़ाएँ तो होनी है, एक दफ़ा हो जाएंगी, उसके बाद हायर कोर्ट्स में आपको कुछ रिलीफ शायद मिल जाए? फिर इनमें अकबर बाजवा साहब, अलकादर केस जो है, जिस तरह साइफर केस और इद्दत केस में खान साहब और बुशरा बीबी साहब इज्जत तौर पे बरी हुए, ये भी इंशाल्लाह केस जो है ये बाइज्जत बरी होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह जज जो तारीखें डालता रहा, सियासतदान सजाएं सुनाते रहे और खान साहब को मजबूर किया जाता रहा,
कि वो डील कर लें, जिस तरह नवाज शरीफ डील करके भाग जाता था। तो जब खान साहब ने इनकार कर दिया, अब तो पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है कुछ इनकार के बाद तो फिर जाहिर है सजा ही होनी थी। और खान साहब ने तो ये कहा है, उन्होंने कहा इट्स माई ओवर डेड बॉडी, ना मैं डील करूंगा, ना मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा, ना किसी तरह के, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। अदालतों के जरिए इंशाल्लाह बेशक अदलिया को तौर पर पता कर लिया गया है। हम आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान के इदारे हैं, हम इंशाल्लाह इसको मंगल वाले दिन ये फाइल हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। और जिस तरह खान साहब को कहा जा रहा है कि अगर हमने हुकूमत करनी है 5 साल तो हमें खान साहब को अंदर रखना पड़ेगा, जिस तरह ये गटर केसेस हैं, जाली केसेस हैं, फ्रॉड केसेस हैं, इस तरह उनके फैसले आ रहे हैं। फार्म 47 की हुकूमतें हैं, फार्म 47 के फैसले हैं। इसलिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मंगल को हम इसकी अपील फाइल कर रहे हैं। और शौकत भाई, मंगल को आप अपील दायर कर रहे हैं और आपने लफ्ज़ भी यूज़ किया ओवर माई डेड बॉडी, खान साहब को कोट कर आप कहते हैं कि NRO की ज़रूरत हुकूमत को है, खान को इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हुकूमत तो इक़्तिदार के मज़े लूट रही है, मईशत जो है वो बेहतर हो रही है। अच्छा, मैं को मुस्लिम लीग नून का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं कहूँ मईशत बेहतर हो रही है। बानी चेयरमैन इमरान खान कहता है कि मईशत इस मुल्क में बेहतर हो रही है, ऑन रिकॉर्ड, वरना वीडियो चला दूंगा। महंगाई ख़त्म हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दोस्त ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हैं, फिर हुकूमत को NRO की ज़रूरत है, बानी को नहीं, कैसे? पहली बात तो आपको बता दूं कि बिल्कुल ये इमरान खान साहब से NRO चाह रहे हैं, ये खान साहब से फेस सेविंग चाह रहे हैं। इन्होंने पूरा जोर लगाया है कि खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। फैसल वाडा उनकी आप जरा निकाल लें ना गुफ्तगू सारी कि जी उनकी जान को खतरा है और इनको बनी गाला शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसलिए वो किसी तौर पर खान साहब इनको NRO नहीं देंगे। और खान साहब की डील तो आप सफा फाड़ दें। जिस इमरान खान को मैं और पूरा पाकिस्तान जानता है, उन्होंने हमेशा, आपने देखा कि कोई आदमी, यार इस बात को तो मैं तस्लीम कर रहा हूं कि उसने नहीं करना, एग्री हूं। मैं कहता हूं हुकूमत मजे लूट रही है। आप कोई ऐसा एक आर्गुमेंट दें, क्यों हुकूमत NRO मांगेगी, क्यों आर्गुमेंट दें। देखिए मैं बताता हूं, हुकूमत तो जाहिर है जब अवाम की उनको सपोर्ट नहीं है, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया, तो ये बिल्कुल जिस तरह केयर टेकर सेटअप होता है, केयर टेकर काकड़ जिस तरह वज़ीर आज़म था, शहबाज शरीफ भी आपको बिल्कुल ये, तो वो फार्म 47 पे बना हुआ वज़ीर आज़म है, फार्म 47 पे जाली वज़ीर आला है। तो इसलिए ये मजे लूट लें, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह फरवरी में इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे और 2025 इलेक्शन का साल है, खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। और दूसरी बात गुजारिश सुन ले, आप जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि खान साहब, देखिए मैं आपको खबर दे रहा हूँ बार बार कि खान साहब को पूरा जोर लगा लिया गया कि किसी तरीके से अल्लाह दा वास्ता जे, खुदा दा वास्ता जे, थोड़े बच्चों का वास्ता जे बनी गला शिफ्ट हो जाओ, 6 महीने आप लोग अपनी कोई गुफ्तगू ना करें, आपको जनाब दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। खान साहब ने कहा नो, ये ना मैंने करना है ना सोचें। अच्छा, और राना सनाउल्लाह साहब फिर ऑन रिकॉर्ड हैं, वज़ीर आज़म के इन मामला सियासी उमूर पर मुशीर हैं, वो ये कह चुके कि हम तो हो सकता है ज़बरदस्ती बनी गाला शिफ्ट कर दें। खैर मूविंग फॉरवर्ड, एक ना बसरा साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे उस्ताद हैं बड़े, वो एक पुरानी बात मुझे उनकी वैसे याद आ गई। वो कहते होते थे कि इमरान खान साहब का ना एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि यार ये अपने दुश्मन को भागने का रास्ता भी नहीं देता। सियासत के अंदर थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए कि कोई निकल तो सके कहीं से। तो ये अगर मैं उसकी ताबीर यूं लूँ कि मैं अपनी सिर्फ उसमें आपको असेसमेंट बता रहा हूँ कि खान साहब ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स में से जो 26वीं आईनी तरमीम और 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऑडिट का जो वो निकाला, उसमें से कि चलें ये इस पे हम अभी बात नहीं करते, ये कोई एक वे फॉरवर्ड के लिए और फिर वो जो रास्ता देना होता है उस सेंस में आप इसको देखते हैं मामले को? देखिए हम ये समझते हैं कि जब तक, देखिए भाई साहब आपने दरिया को कूजे में बंद किया है, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क में, ये मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, ये अफरा तफरी ख़त्म नहीं हो सकती, महंगाई बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो सकती, चूँकि इस वक्त 90-95% अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये जो आपको वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, कोई सदर है, कोई गवर्नर है, कोई वज़ीर आला है, जाली तौर पर जो मुसल्लत हो गए हैं, इनको तो अवाम जेलों में देखना चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि कुछ सियासी रास्ता निकले। अगर ये फ़र्ज़ करें 9 मई का जुडिशल कमीशन बना देते हैं या 26 उसका जुडिशल कमीशन बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की सरबराही में, तो मुझे बताएं
कहाँ इनकी हुकूमत रहेगी, वही हुकूमत इनकी गिर जाएगी। तो आगे फिर मामला पेन आउट, लेकिन ज़रूरी यही है कुछ इस्तेहकाम है जिसका खुद हुकूमत अब इदराक भी रखना शुरू हो गई है, एतराफ़ भी करना शुरू हो गई है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आगे मुआशी स्टेबिलिटी यानी। थैंक यू वेरी मच, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो भट्ट साहब चल रही हैं, इसमें दरमियान में तो कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब भी तो है ना, अमरीकी नई जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी तो कहीं है, कुछ बैरूनी प्रेशर, कोई मामला। और आजकल मेरा ख्याल है वो चूँकि तकरीब है कल, तो वहाँ पे भी बड़ा, बल्कि मुझे एक लतीफ़ा उससे याद आ गया। अब आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या नाम है उनका, वज़ीर ख़ारजा जो है आपके, इसहाक डार साहब ही है ना? हाँ, इसहाक डार साहब से पूछा वहाँ पे किसी ने कि जी बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, आप नहीं वहाँ पे जा रही है, जो पार्लियामेंट की राहदारियाँ उनमें चलते चलते, वो देखा होगा आपने वो क्लिप। यार आपको फॉरेन मिनिस्टर आगे से कह रहा है मेरा क्या काम है वहाँ पे, आप इसहाक डार का नाम हमेशा भूल क्यों जाते हैं? वैसे मैं सवाल का जवाब देता हूँ, वजह बताता हूँ आपकी, क्योंकि वो दो ओहदे हो ना जिसके पास, मुझे नाम भूल जाता है। मैं सोच रहा था कि वो इस वक्त वजीर खारजा हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कि पता नहीं अब एक रह गया उनके पास, इस वजह से मैं भूल गया था। इंडिया के जो, वैसे मैं आपको बताऊँ, जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर साहब, वो इंडिया मीडिया अखबार भरे पड़े हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, उनका फॉरेन मिनिस्टर वो वहां पे जाएगा जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, और वो भी उस पे इंडिया कहता है पता नहीं जाए कि ना जाए। ओ बाजवा साहब, इस दुनिया का क्या बनने जा रहा है मुझे नहीं पता। ट्रंप अमेरिका का सदर बनने जा रहा है, नवश्ता दीवार है, वो किन्नू बुला रही है तो किन्नू नहीं बुला रहे है। अंबानी भारत से जा रहा है, मोदी नहीं जा रहा, ठीक है, और उनका क्रिकेट का सरबराह जो है वो भी जा रही है। साडा क्रिकेट का सरबराह जो है वो कहाँ है? खबर एक्सक्लूसिव ब्रेक करता हूं, अभी करता हूं, लेकिन यहां एक फिक्रा पहले कह लूं। नकवी साहब की बात कर रहे हैं जी, मोहसिन नकवी साहब। हाँ जी, मोहसिन नकवी भाई के बारे में आज ब्रेकिंग खबर है, मैं अभी फाइल करता हूं आपको बताएं। लेकिन किबला, आपके भाई बिलावल भुट्टो भी जा रहे हैं जी, वो भी चेक करो। नहीं, बता चुके हैं वो जा रहे हैं। अच्छा देखिए, उसमें एक चीज क्लियर रख लें, इससे पहले भी जितनी सेरेमनीज यूट्यूब भरा पड़ा है ना, उठा के देख लें आप, ओबामा की देख लें, डोनाल्ड ट्रंप की पिछली देख लें, जो बाइडन की देख लें, और उससे पीछे जॉर्ज बुश की देख लें। जब इनॉग्रेशन तकरीब होती है, एक ही डेट है उनकी, वो चेंज नहीं होती, वो 20 जनवरी को ही होती है। एक मेन स्टेज कह लीजिए जो होता है, जिसके ऊपर वो हल्फ ले रहा होता है, यूँ हाथ उठा के, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे मेरा ख्याल लेते हैं वो, जो नया अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है। उसके इर्द गिर्द जो आपको लोग नजर आते हैं ना, हाईएस्ट डिग्निटरीज, जिस तरह शी जिनपिंग को बुलाया हुआ है इस दफ़ा उन्होंने, इसी तरह से बहुत से और ममालिक के सरबराहान को बुलाया हुआ है, वो होते हैं ऑफिशियली बुलाए हुए, जो फ्रेम के अंदर आपको नज़र भी आएंगे। आप जब वो पुराने फ्रेम उठा के देखेंगे ना, उसमें आप बता सकते हैं ये फलाना नोटेबल वो था, फलाना वो था, फलाना वो था। ये मैं आपको बता दूँ, बिलावल भुट्टो साहब उस स्टेज पर नहीं है। अच्छा, और उनको अगर बुलाया होता तो वो उस स्टेज पे होते। या फिर एक जो वीआईपी एरिया होता है, उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में व्हाट्सएप स्टोरी छपी हुई है कि $170 मिलियन इकट्ठे कर लिए हैं। किसने बोला? डोनाल्ड ट्रंप की जो इनॉग्रेशन टीम है, $170 मिलियन डोनेशंस के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, बोइंग, गूगल, मेटा, और बड़ी बड़ी डोनेशंस देते हैं कि वो किसी तरह से इनॉग्रेशन सेरेमनी और फिर उसके बाद जो बॉल्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट, वहाँ पे घुसने का मौका मिल जाए, क्योंकि नई एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका चलाएगी, जो दुनिया चलाएगी, उनके साथ कोई हमारी भी कोई अलग से लायक, कोई याद अल्लाह, कोई बातचीत बन जाए, तो बिलावल साहब ने भी हो सकता है कोई डोनेशन। अच्छा, बिलावल साहब तो जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो आपकी खबर दुरुस्त है, लेकिन मैं नाज़रीन कौम को एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि मेरे जो ज़ाती सोर्स हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब खुफिया एक दौरा कर रहे हैं वाशिंगटन, अमेरिका, और उस दौरे में हजूर अनवर, मैं पहले आपको ये बताऊं, जो आप ट्रंप की बात कर रहे थे ना, जो रूल है अमेरिका का, ये सिर्फ हम दोनों और लाखों लोगों के दरमियान ही रहेगी खबर, खुफिया जो आपने बता दिया। तो होगा क्या उसमें, हो गया क्या? अभी ये मैंने आपको, जो अमेरिका का आइन है उसके मुताबिक हजूर किबला, जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट की, इस वक्त जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, कल यही टाइम होगा और इस वक्त ट्रंप साहब आके कुर्सी सदारत पे बैठ जाएंगे। मेरा ख्याल है टेंटेटिवली यही निकल रहा है। अच्छा, अब जब वो निकल रहेंगे तो जो बाइडेन साहब हैं
वो 4 घंटे आइन के मुताबिक, अमेरिका का आइन के मुताबिक वो भी 7 प्रेसिडेंट होते हैं और 4 घंटों के दौरान वो समरियों पर दस्तखत भी उनकी मौजूदगी में करते हैं। और ऐसे तमाम फैसले जो कि दोनों ने जिसका क्रेडिट लेना होता है वो दोनों उस 4 घंटों के दौरान मिल बांट कर काम करते हैं। तो बाजवा साहब खबर ये है कि मोहसिन नकवी साहब आफिया सिद्दीकी को रिहा कराने में कामयाब, 99.9% इंशाल्लाह ताला मेरी बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो रिहा होगी। 86 साल की कैद भुगत रही है, उसके साथ रोजाना अभी तो लेटेस्ट पिक्चर हमारे सामने है भी नहीं। लेकिन ये व्हाट्सएप इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अमेरिका के अंदर वैसे भी आप एक्स ही उठा के देख लीजिए, वहां के जो लॉ मेकर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो भी इस हवाले से मुतालबा कर रहे हैं। मामलात बहुत अरसे से चल रहे हैं। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आफिया सिद्दीकी साहिबा को हवाले किया गया था अमेरिका के, लेकिन उसके बाद भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बड़ी बड़ी कोशिशें भी की हैं और ये एक लॉन्ग, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बाजवा साहब, अमेरिकन जो पाकिस्तानी डेमोक्रेट्स के रहनुमा 6 आप ठीक कह रहे हैं, वो 6 अफराद जो हैं कांग्रेसमैनों के, उनके जरिए बातचीत मुकम्मल हुई है और मेरे सोर्स के मुताबिक मोहसिन नकवी को यह बता दिया गया है कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर आपको दस्तखत मिल जाएंगे और अगर ये काम मोहसिन नकवी कर गए तो याद रखिएगा आने वाली नस्लें इस मोहसिन नकवी को सलाम पेश करेंगी। ये देखें भट्ट साहब, चलें, मतलब आप अगर इसका सारा क्रेडिट अगर वजीर दाखिला को दे देना, जिसका कोई काम ही नहीं है एक्चुअली, वजीर खारजा के पास होता तो फिर भी समझ आती। वजीर दाखिला, अमेरिका के वजीर दाखिला थोड़ा है मोहसिन नकवी साहब। खैर आप जवाब करें सर, आप कह सकते हैं उस पर। हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद यही बात यही जारी रहेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप जब बाकायदा, वैसे तो वो स्वेरिन सिर्फ कल करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो नई आने वाली इस्टेब्लिशमेंट होती है उनके बहुत सारे ऑर्डर्स या बहुत सारे उनकी जो सोच, अप्रोच, फैसले वो ऑलरेडी इन एक्शन आ रहे होते हैं। दुनिया के अंदर यूँ होना शुरू हो चुका है। एक ब्रेक के बाद कमर चीमा साहब और ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे इस बारे तफसीली बात करेंगे। वेलकम बैक जी। मेरे साथ कमर चीमा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे ये दोनों हजरात। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले, अच्छा सेम क्वेश्चन जी आप दोनों से, पहले चीमा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, और वो ये कि फ़लस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, जो जेनोसाइड वहाँ पे जारी था, बिल आखिर उसमें अमन मुआहदे की तरफ अब वो बात कुछ बढ़ी है। गो के जब अमन मुआहदा साइन होने की बात हो रही थी या उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, उसके दौरान भी इजराइल ने वहाँ पर बहुत से फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। नॉनदलेस अब वो कुछ नज़र आ रहा है कि वो कहीं पे मामला अब लग जाएगा। सवाल मेरा ये है कि इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिसने अभी स्वेरिन करना है, ये उन्होंने पहले कह दिया हुआ था कि यार हमारे आने से पहले पहले एक इसकी सेम्बलेंस के मामला किसी तरफ, किसी साइड पे लग रहा है, ये आप करके हमें दिखाएं, उसकी वजह से ये हुआ है। इस पे आपकी राय क्या है? चीमा साहब पहले आप बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डैमेज होना था गजा में और फलस्तीन में वो तो हो चुका। इजराइल को और अमेरिकन को जो बड़े इंटरेस्ट है वो अचीव हो चुके हुए हैं, पर्टिकुलरली गजा की डिमोलिशिंग। आप लेबनान में देखें, सारी हिजबुल्लाह उड़ गई, सीरिया उनके हाथ में चला गया, तो जो बड़े स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं वो इजराइल को मिल गए। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमास जो है वो बड़ी विदर्ड थी, बड़ी परेशान थी, तो उनको तो कुछ स्पेस चाहिए थी। एक बात तो शुक्र करें कि ट्रंप आ गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं जंगें बंद करना चाह रहा हूं। ट्रंप की जो गोल है वो ये है कि मैं जिस तरह इब्राहिम अकॉर्ड पहले करवाया था, जिसमें यूएई और मुल्कों को डाल के अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ नॉर्मलाइज किया था, वही काम वो सऊदी अरब और शायद कुछ और मुल्कों के साथ मिला के करना चाहते हैं। तो मैं तो इसको शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इब्राहिम अकॉर्ड 2.0 की तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाएंगे, जिसमें और अरब ममालिक को मिलाएंगे। सो टेक्निकली तो फ़लस्तीन जो है उसको, या गजा में लोगों को कुछ नहीं मिला सिवाय इसके कि उन बेचारों को सांस और सुख मिला है। ना तो मुस्लिम दुनिया कुछ कर सकी, ना ओआईसी कुछ कर सकी, ना यूएन कर सका, ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर सका। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
ट्रंप ने बेसिकली डराया है बेंजामिन नेतन्याहू को और कहा है कि अगर तुम ये बंद नहीं करते तो मैं फिर बाकी रास्ते इख्तियार करूंगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को पता था कि अगर मैं ट्रंप की बात नहीं मानता तो अगले 4 साल मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सो वो नाराज नहीं करना चाह रहे थे। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो गेंद सारे के सारे इजराइल के हक में हैं, सारे के सारे चैलेंजेस जो है वो गजा और फलस्तीन के हक में हैं। अब कौन रीबिल्ड करेगा, कौन जो है वो सारे अरबों डॉलर वहां पे देगा, कब मौका आएगा कि ये लोग बिल्कुल ठीक बात है, दैट्स एन घरों में जाएंगे। सेपरेट क्वेश्चन, एब्सोल्युटली यू राइट। ब्रिगेडियर साहब, आप अग्री कर रहे हैं चीमा साहब से इस बात पे? यही सवाल भी मेरा यही था कि जो डैमेज होना था वो हो गया, जो स्ट्रेटेजिक गेन्स थे वो कर लिए इजराइल ने, लेकिन बिकॉज स्वेरन करने से पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कन्वे कर दिया था अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, सम इंटरनेशनल मीडिया, कि ये आप 20 जनवरी से पहले इसका कुछ करें, उसकी वजह से यह मुआहिदा हुआ है। आपको लगता है कि यही बात है? पहली बात यह है, देखें कि मेरे अपने असेसमेंट से के मुताबिक जी इजराइल को इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। इनके मिलिट्री और पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल नहीं हो सके। मिलिटरीली वो चाह रहे थे हमास को टोटली डिस्ट्रॉय करें, और पॉलिटिकली वो चाह रहे थे उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को वो मार दें। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन हमास को एलिमिनेट नहीं कर सके। कोई मिलिट्री विक्ट्री डिक्लेयर उन्होंने नेतन्याहू ने नहीं की, और हमास ने मजबूर किया। देखें उन्होंने बातचीत किसके साथ की? हमास के साथ की। तो जो इजरायली थे वो तो घुटनों पे आ गए थे, चाहे वो उसमें ट्रंप की डेडलाइन थे, लेकिन बातचीत तो फिर हमास से ही की। हमास की भी शराइत पूरी हुई तो उनकी भी सुनी गई है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली हो सकता है कुछ सम एक्सटेंट वो हुआ, लेकिन मिलिटरीली वो अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब नहीं हुए हैं। मोसाद की बड़ी फेलियर हुई टू गेट बैक दोस हॉस्टेजेस, जहां पे इनके पास कैपेबिलिटीज थी, लेकिन अपने हॉस्टेजेस को आइडेंटिफाई लोकेट नहीं कर सके। सर इतने सारे टारगेट्स उन्होंने अपने शख्सियात ऐसी एलिमिनेट की, ईरान के अंदर जाके की, लेबनान के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और फिर इतनी बड़ी मिलिट्री माइट घुटनों पे आ जाना तो नहीं कहा जा सकता ना कि इजराइल इतना जुल्म किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इवन म्यूनिख ओलंपिक्स में जो लोग इन्वॉल्व थे 20 साल के ऑपरेशन में ढूंढ के मारा था उनको, लेकिन इस सिचुएशन में गजा के साथ, हमास के साथ नहीं हुआ। देखें हमास स्टिल इंटैक्ट है। आप देखें ना, एक मलेशिया थी और वहाँ उनके सामने एक न्यूक्लियर पावर है, एक कन्वेंशनल फोर्स है, आयरन ड्रोम है, एक बड़ी स्ट्रांग फोर्स थी। लेकिन बात ठीक है, इसे कंक्लूड कर दें सिर्फ ब्रिगेडियर साहब। लेकिन आप, ये आपका आर्गुमेंट आ गया, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात आप मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर लेना पड़ा बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को, ये बात तो ठीक है? जी आप बिल्कुल, मैं इसीलिए कहता हूँ जो जिसका क्रेडिट गोज टू ट्रंप, क्योंकि बाइडन भी कह रहा है, लेकिन 6 महीने में वो तो उनको एड करते रहे, एक्सप्लोसिव देते रहे। लेकिन मेरा काम अगर आपको याद तो स्टीव विटकॉफ के स्पेशल इनवाइट थे ट्रंप के, वो पहले दुबई में अबू धाबी गए, वहां से दोहा गए, और दोहा के बाद उसने ट्रेवल किया तल अवीव। तो वहां पे he was not willing to meet Steve Witkoff with Netanyahu। तो उसको मैसेज दिया कि मैं हर हालत में मुझसे मिलेंगे। इंतहाई काबिले एहतराम डॉक्टर चीमा भाई, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि सदर ट्रंप की तकरीब जो है वो हल्फे बर्दारी में अमेरिका ने बाज़ाब्ता दावत दी है भारत को, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब हैं वो शिरकत कर रहे हैं। मेरी तरफ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद साहब कर रहे हैं। पूछना ये चाहता हूँ किबला कि ये पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया गया, ये क्यों अमेरिका भारत पर फौकियत देता है, मेरे मुल्क के साथ ऐसा क्यों करता है? रानुमाई फरमाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, इंडिया को अकेले को नहीं बुलाया जा रहा, ये बेसिकली क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसमें जापान है, जिसमें इंडिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका खुद है। सो तीनों फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो मुल्कों के जा रहे हैं और चौथे अमेरिका के होंगे। सो ये क्वाड ग्रुपिंग को इनवाइट किया जा रहा है, जो कि प्योरली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर उन्होंने एस्टैब्लिश की है। 1 पॉइंट। सेकेंड, जो आपने बात की है, माजी में प्रैक्टिस यही होती थी कि एम्बेसडर्स को बुलाया जाता था। पिछली दफ़ा भी ट्रंप के इनॉग्रेशन में दुनिया के जो एम्बेसडर्स अमेरिका के अंदर थे उनको इन्वाइट किया जाता था। सो वो उन्होंने इन्वाइट किया है। तीसरा, देखिए, पाकिस्तान को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया हुआ है। उनके हमारे साथ जो पिछली पूरी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में
कोई भी शख्सियत पाकिस्तान नहीं आई थी जो सेक्रेटरी लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हो, ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ना सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कोई भी नहीं आया। सो जो ताल्लुकात है वो डाउनग्रेडेड है। हमारे ताल्लुकात जब पॉलिटिकली दोबारा हम रेलिवेंट होंगे तो तब जाके देखेंगे कि क्या है, क्योंकि इंडिया सर्व करने जा रहा है अमेरिका को इंडो पैसिफिक अगेंस्ट चाइना। हमारी पोजीशन ये है कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। हमें सिर्फ अमेरिका के साथ इस वक्त ये काम है कि वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के सिलसिले में IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हेल्प करवाते रहेंगे। बाकी जो उनकी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसमें हम फॉल नहीं करते। हम चाइना के खिलाफ जाके इंडो पैसिफिक में अपने आप को पेश नहीं कर रहे, अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे, हम अवेलेबल नहीं है। तो जिस वजह से इंडिया अवेलेबल है, इंडिया को जारी बात है इसमें डॉक्टर साहब ऐड कर लें, इसमें ऐड कर लें वो ये है कि ये जो पाकिस्तान की मुश्किलें, मुसीबतें, सऊबतें, अमेरिका का रोल उसमें, अमेरिका की अदम दिलचस्पी पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान का इन्हसार भी बहुत सारी जगह पर अमेरिका पर। डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी होती है पाकिस्तान के हवाले से वो आपको अगले हफ्ते से पता चल जाएगा। जब सवाल होंगे पाकिस्तान के बारे में तो स्टेट डिपार्टमेंट क्या कहता है, खामोश रहता है या वो ये कहता है जी कि जो पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह इंगेज कर रही थी हम उसी तरह इंगेज करेंगे। सो रिसेंटली आपको पता है तकरीबन वर्ल्ड बैंक ने जो $20 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की है, जो प्रोजेक्ट्स की बात की है पाकिस्तान के अंदर, आपको उसी लाइन लेंथ से पता चल जाएगा कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर चीमा साहब, एक सवाल छोटा सा ये पूछना चाहता हूं कि चीमा भाई मुझे ये बताएं कि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान से चाह रही है कि यहाँ पर इस्तेकाम पैदा हो, मुल्क जो है उसमें एक इक्वालिटी आनी चाहिए। दूसरी जानब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, अफगानिस्तान हमारा भाई जो है इससे हमारे मज़ीद तल्लुकात ख़राब हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कि इस मामले पर पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पर हो जाएंगे ट्रंप के आने से? देखिए, मुझे कुछ उम्मीद लगी है और उम्मीद ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि हम बहुत सारा पैसा अफगानिस्तान को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और यही पाकिस्तान की अप्रोच है। मेरा ख्याल है थोड़ा खुल के पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे और अमेरिका के अंदर इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। पूरी दुनिया के अंदर जब जो होता यह है कि जब अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको पिच करते हैं बहुत सारी चीजें। हमने अपना कोई मौकफ ही उनके सामने नहीं रखा, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं जो ट्रंप बोलेगा हम कर लेंगे। मुझे लग ये रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से जो अप्रोच अडॉप्ट करेगी वो पाकिस्तान के फेवर में जाएगी, क्योंकि जो पैसा अफगानिस्तान में जा रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और ट्रंप ब्रिगेडियर साहब शार्प सवाल कर रहा हूं, जो वक्त की कमी है माजरत चाहता हूं, मेरा भाई नाराज हो गया है। शार्प सवाल शार्प जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ब्रिगेडियर साहब ये पूछना चाहता हूं कि जो हम पर मिसाइल की पाबंदियां अमेरिका की जानिब से लग रही हैं, आप इन पाबंदियों को और मुस्तकबिल में मजीद पाबंदियां लगता देख रहे हैं ट्रंप के आने के बाद? और सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला भी ऐड कर लें जरा, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर प्रेशर। देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ है, मिसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज आवर रेड लाइन, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इज रेड लाइन, मिसाइल प्रोग्राम इज रेड लाइन, जम्मू एंड कश्मीर इज रेड लाइन, चाइना एंड सीपेक इज रेड लाइन है, तो उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, व्हाटएवर जो भी प्रेशर आता है। ठीक है, मेरे ख्याल में यकीनन देखें कि जो भी ट्रंप आता है तो जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कि अफगानिस्तान के अंदर तो उन्होंने कहा कि 40 मिलियन to 79 मिलियन डॉलर से वीकली वहां पे अमेरिकन दे रहे हैं वहां पे, तो ट्रंप ने तो सवाल उठा दिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम क्यों दे रहे हैं। और फिर इस चीज में भी कंसेंसस हो चुकी है कि ऑलमोस्ट की फितना और खारिज एक थ्रेट बन गया, एक अलायंस अभी बिल्कुल बन गया। मेरे पास ना असल में मिनट लास्ट है ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर आया है, आएगा, कबूल किया जाएगा? और तो ये है कि प्रेशर नहीं आएगा और हो सकता है कि कोई चीजें कन्वे होंगे, लेकिन पाकिस्तान को कोई अपना डिसीजन लेगा नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कमर चीमा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजिया आपने उनका सुना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगले हफ्ते मिलते हैं।